सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अविनाश और आप देख रहे हैं अविनाश सर यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज ऑफ क्लास 9th। तो आपने सही सुना, मैं क्लास 9th की पूरी सीरीज इस चैनल पे पोस्ट करूंगा जिसमें हम वन शॉट वीडियो डालेंगे, सिर्फ वन शॉट वीडियो। एक सिंगल वीडियो में आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर होंगे और हम सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड करेंगे विद क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन एंड विद नोट्स एज वेल। तो ठीक है बेटा, हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है ना। और ये किस ब्रांच में आता है? केमिस्ट्री के ब्रांच में आता है। और केमिस्ट्री में हमें अब सबसे पहला चैप्टर हमें क्या पढ़ना है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। बेटा मैटर के बारे में सबको पता है ना कि मैटर क्या होता है। मैटर इस अर्थ पे प्रेजेंट कोई भी सब्सटेंस वो हमारा मैटर है। जैसे बेटा आपका हम जहां रहते हैं, हम इस यूनिवर्स में जिसमें हम रह रहे हैं, इस यूनिवर्स में बेटा सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक या तो मैटर होगा और एक एनर्जी होगी, है ना। इस पूरे यूनिवर्स पे या तो मैटर है या तो एनर्जी है। अगर मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाऊं तो हम किस प्लेनेट पे रहते हैं बेटा? हम अर्थ पे रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको पता है कि हम अर्थ पे रहते हैं। अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं वो किसी ना किसी चीज से मिलके बनी हुई है। चाहे वो हम है, ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए हैं। हमारे अंदर सेल होती है, हम सेल से मिलके बने हुए हैं। तो वो क्या है? हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है ना। और हमें एनर्जी देने वाला कौन है? हमें एनर्जी देने वाले कौन है? हमारे सन। अगर सन ना हो तो हमें एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि इस अर्थ के ऊपर मैटर और एनर्जी का एक प्रॉपर बैलेंस है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है ना। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि इस अर्थ के ऊपर जो भी चीजें हैं वो या तो मैटर है या तो एनर्जी है। और मैटर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। मतलब एनीथिंग, बेटा पहला ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग कह रहा है। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, कुछ भी। मतलब इस अर्थ पे प्रेजेंट अगर एक सुई की नोक के बराबर का अगर तिनका भी है तो वो भी मैटर है, सब कुछ मैटर है। तो यहां पे लिखा ही क्या बेटा? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस, कोई ऐसी सब्सटेंस या कुछ भी जिसको हम कहीं पे अगर रख दें और वहां पे जब उसको हम रखें तो वो उसके बराबर, अपने बराबर जगह को ऑक्यूपाई कर ले, घेर ले, है ना। और वहां पे उसका कुछ वजन पड़े उस सरफेस के ऊपर, तो वो क्या होता है? मैटर होता है। अगर ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने इस बोर्ड के ऊपर अगर ऐसे रखा हुआ है तो मार्कर अपने एरिया के बराबर जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। और इस बोर्ड के ऊपर कुछ वेट भी लगाएगा, है ना। तो उसी को कहते हैं बेटा मैटर की डेफिनेशन। तो मैटर का मतलब क्या हो गया? एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। बहुत बढ़िया, सबको ये डेफिनेशन आती है और सबको समझ में आ गई होगी आई होप। और बेटा हम बचपन से ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर हमारा 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से सबसे पहली स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसका अगर सबसे बेसिक एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, सबसे बेसिक, सबके घर में पानी होता ही होता है, पानी सबने देखा है ना। सबके घर में फ्रिज भी होगा। तो फ्रिज में क्या करते हैं? फ्रिज की जो ऊपर वाली ट्रे होती है उसमें आइस क्यूब्स रखते हैं ना। तो आइस क्यूब क्या है? आइस क्यूब भी तो पानी है ना, पानी को हमने फ्रीज किया हुआ है ना, तो वो आइस क्यूब बन गया है। तो अगर मैं बात करूं तो सॉलिड वो चीजें होती हैं बेटा जो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है ना, और बहुत रिजिड होती है, बहुत ठोस होती है ना। ठोस चीजों को ही हम सॉलिड कहते हैं। हम कहते नहीं कि हाँ ये चीज बहुत सॉलिड है, बढ़िया है, सॉलिड चीज है। सॉलिड का मतलब क्या? ठोस है, मजबूत है। लेकिन केमिस्ट्री में सॉलिड का मतलब क्या हो जाएगा? ठोस तो है, लेकिन सॉलिड का मतलब होता है बेटा अगर कोई भी वैसा सब्सटेंस जो अगर इसको जब हम हाथ में पकड़े तो उसका स्ट्रक्चर चेंज ना हो, मतलब डिस्टॉर्ट ना हो बहुत ज्यादा, और वो काफी ठोस हो, है ना। ठोस इन द सेंस वो काफी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आइस की, आइस किसका फॉर्म है बेटा? वाटर का फॉर्म है ना। आइस वाटर का फॉर्म है। लिक्विड, लिक्विड अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल वाटर, वो लिक्विड का फॉर्म है। अगर मैं गैस की बात करूं तो मैं वाटर वेपर की बात करूंगा। वाटर वेपर क्या होता है बेटा? जब पानी को आप उबालते हैं तो पानी की भाप निकलती है ना, तो उसी को वाटर वेपर कहते हैं। नहीं तो आपके एटमॉस्फेयर में तो वाटर वेपर बहुत सारा है। जब आप अपने मुंह के सामने
कांच का टुकड़ा लेके आएंगे या आप अपने मुंह के सामने शीशा लेके आएंगे और ऐसे करके फूंक मारिए तो शीशे के ऊपर आपको बूंदे दिखाई देती है ना पानी की, हल्की हल्की, वही होती है आपकी वाटर वेपर, ठीक है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा प्रेजेंट होती है। तो अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो कि सॉलिड क्या होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझ, मेरे पास 3 डिब्बे हैं 1 2 3, ये बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3। इसके अंदर बेटा ये मैंने कुछ सामान भरा हुआ है, मान लो मार्बल्स हैं, ठीक है, मार्बल्स हैं, ये मार्बल्स हैं इसके अंदर, ये बॉक्स नंबर 2 है, ये बॉक्स नंबर 3, ठीक है। अब बॉक्स नंबर 1 2 3 में मार्बल्स का डिफरेंस है ना, पहले वाले में बहुत सारे मार्बल हैं, सेकंड वाले में थोड़े कम मार्बल्स हैं, थर्ड वाले में बहुत ही कम मार्बल्स हैं, है ना। तो अगर मैं इस बॉक्स को दबाऊंगा तो ये दबेगा नहीं? दबेगा। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी कैसे हैं, आपस में बहुत पास पास में है, और इसकी सरफेस के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, हम इस डब्बे को अगर दबाएंगे तो डब्बा दबेगा नहीं, लेकिन अगर मैं इस डब्बे को दबाऊंगा तो दबेगा, है ना, हल्का फुल्का दबेगा लेकिन दबेगा। इस डब्बे को हम ज्यादातर पूरा दबा सकते हैं, है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अब यही हो गया बेटा, ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस है। कैसे? सॉलिड है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये जिनसे मिलके बना हुआ है वो काफी टाइटली पैक्ड है, तभी ये कैसा होता है, ठोस होता है। जैसे मार्कर मेरे हाथ में है तो अगर इस मार्कर को मैं दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पिचकेगा थोड़ी ना। जब तक अगर खली इस मार्कर को नहीं दबाएगा या कोई रेसलर इस मार्कर को नहीं दबाएगा तब तक ये मार्कर नहीं टूटेगा। तो भैया बहुत मजबूत से जोर लगाया जाए इसके ऊपर तब ये टूट जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी बेटा, लिक्विड की, जब हम बात करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जैसे लिक्विड के जो एक दूसरे के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस है, अगर इनको दबाएंगे तो दब जाएगा। गैस के पार्टिकल्स में बहुत सारा स्पेस होता है, इसको आप दबाओगे डब्बा तुरंत दब जाएगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, तब तक आप बेटा इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो और इन तीनों को नोट डाउन कर लो तब तक आप, और कॉपी पेन ले लेना बेटा और नोट करते चलना ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। आप जल्दी से नोट डाउन करो तो फिर मैं आपको ये बताता हूं कि सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बेटा आपको सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको 2 फैक्टर्स बताऊंगा, इन 2 फैक्टर्स के बेसिस पे आप सॉलिड लिक्विड गैस में ऐसे चुटकी बजाते बता दोगे कि डिफरेंस क्या है। सबसे पहला फैक्टर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया था ना, अब देखो क्या होता है। जैसे अगर ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जितने भी मार्बल्स हैं बेटा, है ना, ये जितने भी मार्बल्स हैं इनको हम कंसीडर करते हैं ये सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, है ना। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इन्हीं अट्रैक्शन के फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें सबको पता है बेटा जब हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। अब से हम पार्टिकल ना बोल के उसको क्या बोलेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल। हाँ वो पार्टिकल से मिलकर बना है लेकिन हम प्रिसाइजली उन पार्टिकल्स को एटम्स एंड मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। जैसे वो कह होता नहीं बेटा कि जब आप थोड़ा पढ़ लिख लेते हो तो आप अंग्रेजी थोड़ी अच्छी बोलते हो, यू स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश व्हेन यू आर एजुकेटेड। देखा, बस उसी का अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता। वैसे ही जैसे आप थोड़े बड़ी बड़ी क्लासेस में आते हो ना तो आप बचपन से पार्टिकल 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 बोलते हो, लेकिन अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड, अब आप सेकंड आप बताओ आपको क्या लगता है सेकंड क्या होगा। पहला अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या है, जैसे अगर ये डिब्बा था हमारे पास
तो उस डिब्बे में जो मार्बल्स थे या जो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिसे हम सपोज कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में स्पेस था ना बेटा। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तभी तो उनकी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। अगर पार्टिकल्स के बीच में या एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्पेस नहीं होगा तो उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ ही नहीं पाएगा। जैसे पानी है, वाटर के बीच में बहुत सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना। तो अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना हो तब क्या हो, वाटर के अंदर जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होगा तो उससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस को उसके अंदर डिसॉल्व करो, अगर मान लो मेरे पास ये बीकर है, उस बीकर में मुझे 2 चम्मच चीनी मिलानी है। कितनी चीनी मिलानी है? 2 टीस्पून मिलाना है। क्या मिलाना है? शुगर मिलाना है। किसमें मिलाना है? वाटर में मिलाना है। अगर इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा तो ये चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं ये कहां जाएंगे? जा ही नहीं पाएंगे। तो इसके बीच में क्या होना चाहिए? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होना चाहिए ना, तभी तो अगर हम इसके अंदर चीनी मार डालेंगे तो ये डिसॉल्व होगी। और हमें पता है कि जब हम घर में चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय हम क्या करते हैं? चीनी को पानी में मिक्स करते हैं ना बेटा, या दूध में मिक्स करते हैं, है ना। जब कॉफी बनाते हैं तो दूध में मिक्स करते हैं, उसमें पानी में मिक्स करते हैं, तो वो डिसॉल्व क्यों हो जाती है, घुल क्यों जाती है उसमें? क्योंकि उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इसी आपस में जो स्पेस है, इसी के बीच में वो शुगर के क्रिस्टल आके डिसॉल्व हो जाते हैं, इसी में सेटल डाउन डिसॉल्व हो जाते हैं। अब बेटा इसके आगे जो है, अब हमें देखना है डिफरेंस। इसी 2 फैक्टर के बेसिस पे हमें डिफरेंस देखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफरेंस। चलो बहुत बढ़िया, सबको इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखो बेटा, सॉलिड है। सॉलिड क्या होता है बेटा? रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है? ठोस। लिक्विड, इट इज नॉट रिजिड। ये गैस क्या होती है? ये भी रिजिड नहीं होती है। अब देखो बेटा अगला डिफरेंस सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे इंपॉर्टेंट डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा कि कम? लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होगी, सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा। सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज्यादा। अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस में अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो गैस में तो डेंसिटी नहीं होती है, बहुत कम डेंसिटी होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो आप बोलोगे नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है बेटा नाम मात्र, ना के बराबर, उसे हम कहते हैं नेग्लिजिबल। अगर मैं अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, FOA से याद रखना बेटा, मैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में वेरी हाई, लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में मीडियम, इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अगर हम किसी बैलून के अंदर हवा भरेंगे तो क्या होता है? बैलून बहुत बड़ा फूल जाता है ना, है ना। एक बैलून के अंदर बेटा पानी भरो और एक बैलून के अंदर हवा भरो, और उतना ही भरना जितना वो दोनों, और दोनों को बराबर फुला लेना साइज में, और फिर दोनों का उसमें कंपैरिजन करना, वेट में कंपैरिजन करना। आप खुद जान जाओगे क्या डिफरेंस आता है। अब बेटा हम किसकी बात करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हमने कर ली। अब हमें क्या बात करनी है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करनी है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, IMS। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड में पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें स्पेस होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या है?
प्रेजेंट है, लेकिन कितना है, मीडियम, नॉट दैट मच बट मीडियम, यस। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी हाई, वेरी हाई। अब इसके बाद अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें, फ्लूइडिटी का मतलब होता है बेटा कौन फ्लो कर सकता है। तो सॉलिड फ्लो कर सकता है क्या, हमने मार्कर को यहाँ रख दिया तो मार्कर क्या बैठे बैठे बह जाएगा। अगर मैंने क्या यहाँ पे फोन रखा तो क्या फोन बैठे बैठे बह जाएगा, रखे रखे बह जाएगा क्या फोन, ऐसा तो है नहीं। फोन सॉलिड है, फोन रिजिड है, फोन की डेंसिटी बहुत हाई है, फोन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, तो बहुत टाइटली पैक्ड होता है, कहाँ बैठ जाएगा। लिक्विड बहता है, गैस रहती है, तो सॉलिड में क्या होगा बेटा, फ्लूइडिटी नहीं होती। लिक्विड में फ्लूइडिटी इज फाउंड, इसमें भी फ्लूइडिटी इज फाउंड। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है बेटा। अगर तुमने ये याद कर लिया और अपने एग्जाम में लिख दिया तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से मत लिखना बेटा, थोड़ा डिटेल में लिख देना। अगर यहाँ मैंने FOA लिखा है तो वहाँ FAO मत लिख के आना, IMS लिखा है तो IMS मत लिख के आना, पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखना, क्योंकि वहाँ नंबर कट जाएंगे। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको किया है, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो मेरे को हर चीज को आपको एक्सप्लेन करना है एक सिंगल वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सॉलिड रिजिड होता है ना, रिजिड मतलब ठोस। लिक्विड रिजिड नहीं होता है। पानी ठोस होता है, नहीं होता। गैस ठोस होती है, कहाँ ठोस होती है। गैस को तुम ऐसे फेंक दे, तुम्हारे ऊपर चोट लगेगी, नहीं लगेगी ना। डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है लेकिन गैस से ज्यादा होती है ना। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें मीडियम होते हैं, क्योंकि पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, जिन्हें हम एटम एंड मॉलिक्यूल कहते हैं। गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होते ही नहीं है, गैस के पार्टिकल ही बहुत दूर दूर होते हैं। अगर मैं इस कमरे में अगर गैस छोड़ दूं थोड़ी सी, अगर कमरे में अगर मैं एक जगह पे यहाँ पे मैं परफ्यूम स्प्रे कर दूं एक कोने में, तो एक कोने से परफ्यूम पूरे मोहल्ले में फैल जाएगा, मतलब पूरे कमरे में फैल जाएगा पूरे कमरे। लेकिन ऐसा भी होता है ना, परफ्यूम लगा के मोहल्ले में निकलते हो तो अगल बगल वाले सुनते रहते हैं आपको, क्या है परफ्यूम लगा है। तो इससे क्या मतलब हमें समझ में आता है कि जो हमारे परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होते हैं, बहुत दूर दूर स्प्रेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ से हमारा अगला पॉइंट यही लगा हुआ होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, तो पार्टिकल आपस में एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाते हैं। तो परफ्यूम के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर भाग जाते हैं, तभी वो दूसरे को सूंघने में आते हैं और उसको स्मेल कर लेते हैं और बता देते हैं हाँ भैया परफ्यूम लगा के जा रहा है, बहुत टाइट होकर जा रहा है। देखो तो IMS इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में नेग्लिजिबल, क्यों? क्योंकि ये रिजिड होता है शेप में, इसमें मीडियम होता है। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो होने का टेंडेंसी सॉलिड में नहीं होती है। कोई चीज बह जाती खड़े हैं, हम खड़े हैं हम बह जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना। फ्लूइडिटी इज फाउंड किसमें, लिक्विड में। फ्लूइडिटी इज फाउंड गैस में और लिक्विड में फ्लूइडिटी पाई जाती है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ओके, टिल देन नोट इट डाउन फास्ट। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम बेटा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा चेंज ऑफ स्टेट। बेटा स्टेट चेंज का मतलब होता है कि जैसे अगर मेरे पास मान लो आइस है, ठीक है, बर्फ, आइस को हम बर्फ कहते हैं, है ना। जब हम बर्फ को फ्रिज से निकाल के बाहर रख देते तो बर्फ पिघल जाती है ना। तो बर्फ पहले सॉलिड थी, फिर वो बर्फ क्या हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अगर उसी पानी को मैं किसी बीकर में रख के उसको हीट करूं अगर हाई टेम्परेचर पे, तो वो पानी क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो अब हमें वही पढ़ना है। ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर इंटरकन्वर्टिबल। इंटरकन्वर्टिबल का मतलब होता है बेटा कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं और उसी स्टेट से वो दोबारा अपनी फर्स्ट स्टेट में वापस आ सकते हैं। जैसे अगर ये आइस इसकी पहली स्टेट है मान लो, वाटर इसकी दूसरी स्टेट है, और अगर इसकी वाटर वेपर इसकी तीसरी स्टेट है, ठीक है। मैंने नंबरिंग जो है बस समझने के लिए दी है, इसको आप बस एज एग्जांपल कंसीडर करना, ठीक है। ऐसे कोई नंबरिंग नहीं होती है। आइस है, आइस को अगर हमने हीट किया तो आइस वाटर बन गई, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो गया। लेकिन अगर उसी वाटर को
मैं दोबारा कूल करूंगा तो वो आइस बन जाएगा, सबको पता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे हमारा क्या है बेटा, यहां पे हमारा है वाटर वेपर, और ये वाटर वेपर कैसे बना है, वाटर वेपर का मतलब क्या होता है बेटा, जब पानी को उबालते हैं तो पानी में से भाप निकलती है ना, तो यही पे जैसे मेरे पास वाटर था, अगर उस वाटर को मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, वहां पे वाटर वेपर निकलेगी उसमें से, अगर उसी वाटर वेपर को मैं दोबारा कूल कर दूंगा तो वाटर बन जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है, जब घर में दूध बॉईल होता है तो दूध बॉईल होने पे जब पतीला गर्म हो जाता है ना, दूध बॉईल होकर जब आप बंद करते हो तो दूध बॉईल होगा, आपने बंद कर दिया, आपने पतीला बंद कर दिया, फिर उस पतीले के ऊपर आपने, भगोने के ऊपर आपने प्लेट रख दी, उस भगोने के ऊपर आपने एक प्लेट रख दी थोड़ी देर के लिए, फिर उस प्लेट को उठा के देखना तो प्लेट नीचे पानी की बूंदें दिखती है ना, तो वो क्या होता है, वो होता है बेटा वाटर वेपर, ठीक है। वो वाटर वेपर कैसे हो गए, वाटर वेपर को कूल करके जब पानी बनता है ना तो वो वाला पानी होता है ना, जो आपके हवा में भाप जा रही थी, आपने उस भाप को जाने नहीं दिया हवा में, आपने प्लेट लगा के रोक दिया तो भाप उसी पर ठंडी हो गई और वो पानी के फॉर्म में दोबारा हमें मिल गई। सिंपल, वेरी सिंपल। अब बेटा थोड़ा जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है थोड़ा सा हटके, ये आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया होगा, मेरे को नहीं पता, मैंने एनसीईआरटी में ये एग्जांपल अभी तो नहीं देखा है, मे भी आगे चल के पब्लिश हो। तो अगर हमारे पास एक सॉलिड आयरन का पीस है, सॉलिड आयरन मतलब ठोस लोहा, आयरन मतलब लोहा ही तो होता है, ठोस लोहे का टुकड़ा है, मैंने क्या किया, उसको 1535 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, गर्म किया उसको, तो वो क्या हो गया, वो लोहे का टुकड़ा पिघल गया, मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड आयरन हो जाएगा। हमें पता है अगर हम लोहे को पिघलाएंगे तो लोहा पिघल के तरल हो जाएगा ना, मतलब लिक्विड हो जाएगा ना, और वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 1535 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1535 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, सॉरी आपका आयरन सॉलिड आयरन से लिक्विड आयरन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जानने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आयरन सॉलिड आयरन से लिक्विड आयरन में कब कन्वर्ट होता है, जब 1535 डिग्री का टेम्परेचर उस पर लगेगा, ठीक है, तब वो क्या हो जाता है, लिक्विड आयरन बन जाता है। अगर उसी लिक्विड आयरन को अगर मैं ठंडा कर दूंगा तो सॉलिड आयरन दोबारा बन जाएगा। अब हम आते हैं इस पे, लिक्विड आयरन को अगर मैं दोबारा हीट करूंगा लेकिन इससे डबल टेम्परेचर पे 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आयरन वेपर के तौर में, आयरन वेपर के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और आयरन वेपर का मतलब समझ रहे हो, आयरन वेपर का मतलब होता है बेटा लोहे की भाप बन जाएगी, समझ रहे हो, लोहे का भाप बन जाएगा। योर मेटल, क्या जिसे हम यहाँ पे लोहा कह रहे हैं, योर आयरन विल कन्वर्ट इनटू वेपर, मतलब समझ रहे हो बहुत बड़ी बात हो गई है कि आपने लोहे को ही भाप बना के उड़ा दिया। सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। इन दोनों को नोट डाउन करो, तब उसके बाद हम लोग जरा इवेपोरेशन पे और सब्लिमेशन पे मूव करते हैं, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा मैं थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ आज, थोड़ा बेटा हमारी भी मजबूरी है क्योंकि हमें वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करना है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको चैप्टर में हर एक टॉपिक से रूबरू करा पाऊँ, ठीक है, मैं आपको हर एक टॉपिक में बता पाऊँ अच्छे तरीके से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं तो लिख लिख के आपको बताऊँ, ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ में आ जाए। और इसको बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, दोनों एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको भी। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारा जो बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी हम बहुत पिछले टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जब भी किसी लिक्विड को हम भाप बना देते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन का प्रोसेस, है ना। तो बेटा इवेपोरेशन को और अच्छे तरीके से समझते हैं आज, है और डिटेल में समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे कि अगर मेरे पास कोई लिक्विड है कंटेनर में, उस लिक्विड को मैंने लिक्विड हटा दो, चलो पानी लेते हैं, सबसे आसान एग्जांपल, मैं एक भगोने में पानी लेता हूं और उस भगोने वाले पानी को मैं चढ़ा देता हूं गैस के ऊपर। अगर मैं गैस के ऊपर उस पानी को चढ़ा दूंगा और गैस को ऑन कर दूंगा तो पानी गर्म होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पानी गर्म होकर भाप बनना चालू हो जाएगा, उबलने लगेगा, बॉइलिंग आएगी और वो भाप बन जाएगा, है ना। तो क्या होगा वहां पे, क्या हो रहा है बेटा, इवेपोरेशन हो रहा है। क्यों इवेपोरेशन हो रहा है, क्योंकि आपका पानी क्या हो रहा है, भाप बन के उड़ रहा है हवा में, है ना। इवेपोरेशन का मतलब तो वही होता है ना कि जब आपका पानी किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड
और बेटा जरूरी नहीं पानी हो, पानी तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया था आपको। पानी की जगह आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, चाहे वो आपका मिल्क हो, है ना, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, कोई भी आपका लिक्विड XYZ कोई भी, हर लिक्विड के अंदर इवेपोरेशन होता है, चाहे वो ऑयल ही क्यों ना हो। लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है बेटा? टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। जैसे अगर आपका पेट्रोल है, कहते नहीं है कि पेट्रोल को अगर धूप में रख दोगे तो सूख जाएगा। जब आप अपने पापा के साथ या कहीं पे जब गए होगे पेट्रोल डलवाने बाइक में या स्कूटी में, तो बोलते ना कि ढक्कन जल्दी बंद करोगे तो पेट्रोल उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल बहुत जल्दी वेपर बन के उड़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसीलिए। अब हमें ये देखना है बेटा जो इवेपोरेशन होता है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है ना, और किन चीजों पे डिपेंड करता है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को तेज करते हैं या इवेपोरेशन को धीमा करते हैं। जैसे बेटा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब होता है बेटा जिस भी बीकर में या कंटेनर में वो लिक्विड हमने रखा है, यहां पे उससे मतलब, जैसे अगर मैं पानी को अगर इतने बड़े बीकर में रखूं ऐसे पूरा एकदम, और इतनी बड़ी प्लेट में रखूं और दोनों को गर्म करूं, जल्दी वेपर किससे बनेगा? इससे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो हीट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, हीट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी तो हर एक एरिया में हीट अच्छे से पहुंचेगी, ज्यादातर पार्टिकल्स को हीट मिलेगी, और उतने ही पार्टिकल्स क्या करेंगे? हवा में इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर बन के उड़ जाएंगे। तो इसलिए आपका सरफेस एरिया का एग्जांपल हो गया कि सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा, जब हाई होगा तो इवेपोरेशन भी हाई होगा, और जब लो होगा तो इवेपोरेशन भी लो होगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। टेम्परेचर, जिस चीज को जितना ज्यादा गर्म करोगे वो उतनी जल्दी इवेपोरेट करेगा, तो टेम्परेचर जब हाई होगा तब इवेपोरेशन भी हाई होगा, टेम्परेचर जब लो होगा तो इवेपोरेशन भी लो होगा। इसको समझते हैं बेटा जब हम, ठंडी का मौसम आ गया है तो, है ना, ठंडी के मौसम में जब आप कपड़े सुखाते हो तो जल्दी सूखता है कि टाइम लगता है? टाइम लगता है ना। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि वो जो कपड़ों के अंदर आपका जो पानी है वो एटमॉस्फेयर में भाप बन के नहीं उड़ पा रहा है। क्यों नहीं उड़ पा रहा है? क्योंकि ठंड ज्यादा होगी तो उसकी वजह से वाटर जो है वो हीट कम होगा, और जब वो वाटर वेपर हीट कम होंगे तो वो एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाएंगे, क्योंकि बेटा इसका सीधा रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी से। जब वाटर के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाती है ना तो वो अपनी सरफेस लीव कर देते हैं। ठीक है। अब कई लोग ये पूछेंगे सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो बेटा अब तक क्लियर इतना जान लो, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है ना, ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस टाइम उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। और जैसे अगर आप अपनी सीट पे बैठे हो अगर, और तुम्हारी सीट पे अगर मैं आग लगा दूं तो डांस करने लगोगे ना, सेम वैसे पार्टिकल्स के साथ भी होता है बेटा। जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उनको टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना तो वो भी ऐसे छटपटाने लगते हैं, इधर उधर तो उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है? बहुत फास्ट हो जाती है। ह्यूमिडिटी, बेटा इसका थोड़ा अलग सीन है। ह्यूमिडिटी जब हाई होगी तो इवेपोरेशन लो होगा। क्यों लो होगा बेटा? जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतना सारा वाटर वेपर प्रेजेंट होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? उमस ही तो होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब कि उमस हो रही है, तो उमस का मतलब क्या है? हवा में नमी बहुत ज्यादा है। नमी का मतलब वही वाटर वेपर ही तो है भैया। तो जब वो ज्यादा होगा, ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर इतना ज्यादा है, तो हम एक्स्ट्रा कहां से इवेपोरेट करा देंगे? टाइम लगेगा लेकिन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो यही यहाँ पे बात कही जा रही है कि ह्यूमिडिटी जब हाई होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, और जब ह्यूमिडिटी लो होगी तो इवेपोरेशन हाई होगा। बहुत बढ़िया। विंड स्पीड, जब हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना, है ना। हवा तेज चलती है, अगर धूप नहीं की है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और हवा अगर नहीं चल रही है और धूप भी नहीं है तो कपड़े बहुत टाइम लगाते हैं सूखने में। तो वही है। तो ये विंड अगर हाई होगी तो इवेपोरेशन भी हाई होगा। विंड अगर लो होगी, हवा जब धीमी चलेगी तो इवेपोरेशन भी लो होगा। अगर हम बात करें नेचर ऑफ लिक्विड की, तो नेचर ऑफ लिक्विड कैसा होना चाहिए? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो
जल्दी इवेपोरेट करेगा, जैसे आपका डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये जल्दी इवेपोरेट करता है। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी या दीदी होंगी, उनके पास नेल पॉलिश रिमूवर होगा, एसीटोन। एसीटोन को जब हम कहीं थोड़ा सा अगर गिरा दोगे तो बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाता है ना। जैसे जब आपने हाथ पे कभी एसीटोन अगर लगाया हो नेल पॉलिश रिमूवर को, तो उससे क्या होता है, ठंडा ठंडा लगता है ना। क्यों ठंडा ठंडा लगता है? क्योंकि जब वो एसीटोन आपके हाथ पे गिरता है तो वो क्या करता है, आपके हाथ के जितना एरिया होता है वो जितने एरिया पे वो गिरता है उतने एरिया की हीट को कैप्चर करके वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इसीलिए हमें वहां पे ठंडा लगता है, वी फील कोल्ड, कूल्ड ओवर देयर, है ना, कोल्ड लगता है। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इसके फैक्टर्स पूछे जाते हैं और फैक्टर्स के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। इस वीडियो के लास्ट में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी जानने हैं तो, विद आंसर एंड विद मतलब डिटेल आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो तब तक, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आई होप बेटा आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बेटा नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्लिमेशन। आप सबने घर में कपूर देखा होगा ना, कपूर जिसे हम पूजा में यूज करते हैं, जिससे आरती वगैरह होती है। तो कपूर को आपके घर में मंदिर में ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाता है, उसको किसी बंद डब्बे के अंदर रखा जाता है ना। क्यों रखते हैं बंद डब्बे के अंदर? क्योंकि मम्मी बोलती है ना, कपूर को अगर बाहर छोड़ देंगे तो कपूर क्या होगा, उड़ जाएगा। तो उस उड़ जाने का मतलब क्या होता है? उड़ जाने का मतलब ये नहीं कि हवा में उड़ जाएगा, मतलब हवा में उड़ जाएगा, लेकिन वैसा मतलब नहीं कि उसके पंख लगे तो उड़ जाएगा, वैसा नहीं। सब्लिमेशन का मतलब होता है बेटा, व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इट्स स्टेट टू अ गैस एंड वाइस वर्सा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। जैसे कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड है और सॉलिड में मेरे पास कुछ भी है मान लो, और वो सॉलिड सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हमारी जो साइकिल थी वो क्या कह रही थी, पहले सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर गैस होगा। लेकिन ये सब्लिमेशन में नहीं होता। सब्लिमेशन में ये होता है, सब्लिमेशन का मतलब ही होता है कि सॉलिड से गैस में कन्वर्जन डायरेक्ट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट के बिना पास किए। क्योंकि लिक्विड स्टेट आई कहां रही, जैसे हमारा पानी था, पानी को हमने जब बर्फ बनाया था तो पहले बर्फ पिघल के पानी बनी, फिर वो पानी दोबारा गैस बन गया, फिर उसको जब पिघलाया, वापस किया, रिवर्स किया, तो फिर दोबारा पानी आया। लेकिन अब एक चीज बेटा यहाँ समझने वाली है कि ये होता कैसे, ये होता क्यों। तो बेटा सब्लिमेशन का रीजन ये होता है कि देखो उसके पार्टिकल्स के बीच में इतनी एनर्जी आ जाती है, एक तरीके से आप ये इसको ऐसे समझ सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली उस स्टेट में पहुंच जाते हैं, वेपर स्टेट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, उनमें पार्टिकल्स में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर आपके पास कैम्फर है, कैम्फर को बेटा क्या कहते हैं, कपूर कहते हैं। ठीक है, कैम्फर स्टैंड्स फॉर कपूर। कपूर, कपूर की स्पेलिंग बता देना अगर मेरे को सही है कि गलत है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। नैथलीन, नैथलीन को क्या कहते हैं बेटा, नैथलीन बॉल्स का नाम सुना होगा। जो आपके बाथरूम वगैरह में जो फिनाइल की छोटी छोटी गोलियां नहीं होती हैं, फिनाइल की गोलियां देखी ना, छोटी छोटी व्हाइट कलर की होती हैं, उन्हीं को नैथलीन बॉल्स कहते हैं। ठीक है, उन नैथलीन बॉल को जब हम रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप गायब हो जाती है। कैसे गायब हो जाती है? उनको कोई उठा के नहीं ले जाता है, वो अपने आप एयर में डिसॉल्व हो जाती है। क्यों डिसॉल्व हो जाती है? सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू हो जाती है, मतलब वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। सॉलिड CO2 का एक और नाम होता है, सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं बेटा, ड्राई आइस। बोले क्या, ड्राई आइस। ड्राई आइस को सॉलिड CO2 कहते हैं बेटा, या सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। दोनों ही एक ही आदमी का नाम है। जैसे ड्राई आइस हमने देखी ना, ड्राई आइस को अगर कहीं रख दो तो उसके अंदर से वेपर्स निकलने लगते हैं, तो सेम वही है बेटा आपका, वो सॉलिड से सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाती है ड्राई आइस आपकी। ठीक है, तो इसको भी, इसकी डेफिनेशन को भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि बेटा हम नैथलीन बॉल को रख देते हैं तो नैथलीन बॉल डिसअपीयर क्यों हो जाती है, तब आप बोलोगे ड्यू टू सब्लिमेशन, एंड सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। आई होप बेटा आपने नोट डाउन कर लिया होगा उसको। तो बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके स्कूल टेस्ट में आते ही आते हैं। वो होता है बेटा आपका डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, या डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, तो इवेपोरेशन हमने पढ़ा था बेटा, इवेपोरेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका
लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बेटा बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में भी वही चीज होती है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एक हाई टेम्परेचर पे होता है बॉइलिंग, ठीक है। और बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। अगर मैं आपसे पूछूं पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉइल होना स्टार्ट होता है। लेकिन पानी का अगर मैं आपसे पूछूं इवेपोरेशन टेम्परेचर क्या है, तब आप क्या बताओगे? पानी का इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन वो बॉइल सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे ही करेगा। क्यों सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइल करता है, और वो क्यों हर टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर सकता है? क्योंकि हमने इवेपोरेशन में पढ़ा था, इवेपोरेशन क्या होता है बेटा? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, मतलब इवेपोरेशन सरफेस से होता है। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे अगर एक बीकर है, इसमें अगर लिक्विड भरा हुआ है बेटा ऊपर तक अगर, तो अगर मैंने इसको हीट किया, मैं जब इसको हीट दूंगा नीचे से, तो पहले ये वाले पार्टिकल गर्म होंगे, फिर ऊपर वाले पार्टिकल गर्म होंगे, उसके ऊपर वाले पार्टिकल गर्म होंगे, तब उसके ऊपर वाले पार्टिकल गर्म होंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये सबसे ऊपर वाले पार्टिकल जैसे ही गर्म होंगे, ये भाप बन के उड़ना चालू हो जाएंगे, भाप बन के उड़ना चालू हो जाएंगे और वे इवेपोरेट कर जाएंगे। तो ये सरफेस से हो रहा है ना, सरफेस से हो रहा है ना। बॉइलिंग तो पूरे में होती है। जब मैं बॉइलिंग की बात करूंगा, तो बॉइलिंग में क्या होता है बेटा? पानी में हर जगह बबल्स आने लगते हैं, है ना। और पानी काफी तेज तरीके से क्या होता है, बबल्स आते हैं, पानी में मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है, तो वो बॉइलिंग होती है। बॉइलिंग अलग चीज है बेटा, इवेपोरेशन अलग चीज है। इवेपोरेशन सरफेस पे होता है, बॉइलिंग आपका एक बल्क फिनोमिना है, वो पूरे बॉडी में होता है, ठीक है। यहां देखो बेटा, evaporation takes place at all temperature, boiling takes place at only a boiling point of a liquid। हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, वैसे ही आपके जितने भी लिक्विड्स हैं सबका बॉइलिंग टेम्परेचर फिक्स है। टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के ड्यूरेशन बेटा, जैसे मैंने बताया ना, इवेपोरेशन का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे जब हो रहा है, तो इवेपोरेशन के टाइम पे टेम्परेचर चेंज होना पॉसिबल है। लेकिन बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, तो इस अगर कोई चीज बॉइल हो रही है तो उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। जैसे जब चाय बॉइल होती है, तो चाय बेटा हाई फ्लेम पे ही तो बॉइल होती है। अगर चाय को धीमा कर देते हो, फ्लेम को धीमा कर देते हो, तो चाय क्या होती है? चाय फिर से सेटल डाउन हो जाती है। बढ़िया एग्जांपल है, चाय बैठ जाती है। इसका मतलब क्या था? वो उसी टेम्परेचर पे बॉइल होगी जिस टेम्परेचर पे हाई फ्लेम होती है, और हाई फ्लेम होने पे जितना टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग उसी पे शो करेगी। अब यहां देखो, इट इज अ स्लो प्रोसेस। इवेपोरेशन धीमे धीमे होता है, बॉइलिंग थोड़ी फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग के लिए हम उस लिक्विड को उसकी हद तक लेके जा रहे हैं, हम लेके ही जा रहे हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट पे, तो इसका मतलब हमने उसके अंदर उतनी एनर्जी दे दी है, तो वो फास्ट प्रोसेस होता है। इट टेक्स प्लेस एट सरफेस, जैसे मैंने आपको बताया सरफेस से होता है। ये क्या होता है बेटा? एंटायर बॉडी में होता है, लिक्विड की पूरी बॉडी के अंदर होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फैक्टर। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि बेटा इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि इवेपोरेशन के 4 to 5 फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, तो यहाँ पे वही सब लिखना है, तो मैंने रिपीट नहीं किया। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फैक्टर। बॉइलिंग किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। बॉइलिंग का तो सिंपल फंडा है ना कि जब आप इतना टेम्परेचर हमको दोगे तब हम बॉइलिंग दिखाएंगे, तब हम बॉइलिंग दिखाएंगे, बस इसीलिए इसको नोट डाउन कर लो बेटा, इवेपोरेशन ऑफ बॉइलिंग को। और बेटा मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज बेटा जब आप इस वन शॉट वीडियो को देखो तो प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि आप हर एक चीज के नोट्स बनाते चलो, ठीक है। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे, तो आप अपने नोट्स बनाते रहो, ठीक है। कई लोग बोलोगे सर लेटेंट हीट। हाँ बेटा लेटेंट हीट पे आ रहे हैं, रुको जरा सब्र करो, लेटेंट हीट पे भी आ रहे हैं। पहले आपको मैं वैसे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ जिनसे आप पहले से थोड़ा फैमिलियर हो, ताकि आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। फिर हम लेटेंट हीट पे भी आएंगे इसके। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा बेटा आपने उसको। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे अब प्रोसीड करते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा लेटेंट हीट। इस टॉपिक का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो लोग आपका टॉपिक आ गया है। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है बेटा? आपने सबने घर में अपने दूध को बॉईल होते हुए देखा होगा, है ना। आपने दूध लिया भगोने में, उसको अपने गैस के ऊपर रखा, आपने गैस ऑन कर दी, ठीक है, उसमें हीट एनर्जी जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि भगोना तुरंत बॉईल होना चालू होता है ना। कि अगर आपने एक भगोने में दूध लेकर उसको रखा हुआ है गैस के ऊपर, तो आप उसमें फिंगर डाल के कम से कम 5 से 10 सेकंड तक आप उसमें रह सकते हो,
5 सेकंड तक तो आप उसमें अपनी फिंगर डाल के रह सकते हो और आपको टेम्परेचर में कोई भी चेंज फील नहीं होगा। तो वो 5 सेकंड के लिए वो जो एनर्जी थी, जो हीट एनर्जी थी, वो गई कहाँ पे? वो 5 सेकंड की जो एनर्जी थी वो गई कहाँ पे? वो कहीं पे जाके स्टोर हो गई। किसके बीच में स्टोर हो गई? पार्टिकल्स के बीच में स्टोर हो गई, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टोर हो गई, ताकि वो अपने भाई बंधु से दूर हो पाए। मतलब वो आपस में जो उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो उनके नेबरिंग पार्टिकल्स हैं, उनसे अपना जो बॉन्ड है उनको तोड़ पाए। क्योंकि जब वो अपना बॉन्ड उनसे तोड़ेंगे, जब अपना वो उनसे बॉन्ड पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे, तभी वो क्या हो पाएंगे बेटा? इवेपोरेट हो पाएंगे। तो अभी बार हम डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस to overcome the intermolecular forces of attraction between constituent particles is known as latent heat। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है बेटा? हिडन। हिडन का मतलब छुपा हुआ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, अगर एक भगोने पे मैंने बहुत सारा दूध रखा है, उस दूध को मैंने गैस पे रख दिया और अगर मैंने उसमें अपनी फिंगर डाल ली, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मैंने भगोना तुरंत रखा, तुरंत मैंने अपनी फिंगर डाली, तो 5-10 सेकंड तक तो मुझे कुछ फील ही नहीं होगा। भले नीचे गैस जलती रहे, 5 सेकंड तक मुझे कुछ भी फील नहीं होगा। क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि उतने ड्यूरेशन में जो हीट एनर्जी जा रही है, ये इनके पार्टिकल्स के बीच में जाके स्टोर हो जाती है ना? वो इनके पार्टिकल्स के बीच में जाके स्टोर हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इसके बीच में कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है। जो जब टेम्परेचर में अगर चेंज ही नहीं आएगा, तो हमें कुछ ऑब्जर्व करने को मिलेगा ही नहीं। हमें कुछ ऑब्जर्व करने को मिलेगा ही नहीं ना, जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो अब हमें देखो बेटा क्या देखना है? हमें देखना है कि कितने टाइप की होती है लेटेंट हीट। तो बेटा आपकी 2 टाइप की लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का क्या मतलब होता है बेटा? आपके पास एक यूनिट मास सॉलिड, आपके पास 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड है। उस 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, एक कंडीशन यहां होती है बेटा, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। यूनिट मास लिक्विड, इसका भी सेम, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट कर देना, वो होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पे बेटा दोनों में बस मेजर डिफरेंस किस चीज का है कि वो वेपर में कन्वर्ट कर रहा है तभी इसको वेपराइजेशन बोल रहे हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है तभी इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे हैं। और बेटा यहाँ पे इससे क्या मतलब होता है हमारा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर? ऑब्वियस सी बात है, जब अगर मैं इसको आपको एक ग्राफ से समझाऊं, ठीक है, यहां पे मान लो है टेम्परेचर, ठीक है, और यहां पे मान लो इस वाले ग्राफ पे आपका है टाइम। ये टेम्परेचर है, ये टाइम है, ठीक है। अगर मैं यहां पे ऐसे स्लोप बनाऊंगा तो एक टाइम ऐसा आता है बेटा, यहां 0 से मैं चलूं क्या, 0 टाइम से, तो हम जा रहे हैं, ये कांस्टेंट, फिर ऐसे कुछ हो जाता है। तो इतने ड्यूरेशन के बीच में क्या हो रहा है बेटा? टाइम उतना है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है। टेम्परेचर इतनी ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट हो चुका है, और जब टेम्परेचर इतनी ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट हो गया है तो उससे हमें क्या देखने को समझने को मिल रहा है कि कोई भी बीकर में चेंज नहीं आएगा। और जब बीकर में चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर में, तो उतने टाइम के बीच में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, यूनिट मास सॉलिड कैसे कन्वर्ट हो रहा है फिर लिक्विड में, और भी विदाउट एक चेंज इन टेम्परेचर में, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी इतनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है कि अब वो पार्टिकल्स और एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इसीलिए हमें एनर्जी का चेंज देखने को नहीं मिलता है वहां पे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी बेटा सेम फिनोमेना है। तो ये पूरा आप एक बार अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, और इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो आई होप बेटा आपने नोट डाउन कर लिया होगा उसको, लेटेंट हीट वाले टॉपिक को। तो बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने मूव करते हैं, जो है हमारा यूनिट ऑफ टेम्परेचर।
टेम्परेचर की बेटा जो ऑल अराउंड वर्ल्ड, हमारे पूरे ग्लोब पे जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड हमारी जो यूनिट है टेम्परेचर की, एसआई यूनिट, दैट इज हमारी केल्विन। हम लोग बचपन से डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करते हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस बेटा एक कॉमन स्केल है, कॉमन स्केल है ना। लेकिन जब हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो हम किस में स्टैंडर्ड लेके बात करते हैं, हम केल्विन में लेके बात करते हैं। तो हमें अगर टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? हमने केल्विन तो बता दिया, केल्विन क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन हमें केल्विन में किसी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? मान लो जो आपका टेम्परेचर केल्विन स्केल पे होता है वही आपका इक्वल होता है सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर के बराबर, लेकिन हमें उसमें 273 को ऐड करना पड़ता है। 273 ऐड करने के बाद सेल्सियस में वो क्या बन जाता है, वो केल्विन बन जाता है। अब इसको हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको मुझे केल्विन पे दिखाना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसमें 0 प्लस 273 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 273 आ जाएगा। इसकी सिंबल क्या होती है, के, ठीक है। कैपिटल के जरूर लिखना, स्मॉल के मत लिखना, कैपिटल के लिखना। कैपिटल के यूनिट होती है केल्विन स्केल की। 273 प्लस 273 कितना होगा, 273 प्लस 273, 3 प्लस 3 6 7 14 प्लस 15 4 5 556 केल्विन, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, इसमें भी 273 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 373 केल्विन के। तो ये है हमारा बेटा कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, किसका, सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक है। अगर हमें बेटा इसी को दोबारा अगर मेरे पास एक टेम्परेचर दिया है 448 केल्विन, 448 केल्विन को अगर मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा 273 से, तो 273 से माइनस करने के बाद क्या आएगा, 8 माइनस 3 5 हो गया, 40 माइनस 7 7 एंड 4 माइनस 3 माइनस 2 1, 175 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप चाहे तो इसको भी नोट डाउन कर ले, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमें क्या देखना होगा, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास अगर यहाँ पे बीकर है, उस बीकर में मैंने यहाँ पे रेड कलर ड्रॉपर से, इस बीकर में पानी था, मैंने यहाँ पे रेड कलर डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो रेड कलर जब इस बीकर में पड़ेगा तो इस पूरे बीकर का कलर कैसा हो जाएगा, पूरे बीकर के पानी का कलर रेड कलर का हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि वो कलर के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो गए। जहां पे वो कलर के पार्टिकल गिरा था वहां पे उस कलर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पूरा मूव कर गया और पूरे पानी का कलर चेंज हो गया, रेड कलर का हो गया, ठीक है। अब यही सेम चीज अगर हम किससे समझें, परफ्यूम से। अगर हम कोने में एक जगह परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है ना, तो वो होता है हमारा किसका एग्जांपल, डिफ्यूजन का एग्जांपल। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, जहां पे परफ्यूम के पार्टिकल ज्यादा थे वहां हायर कंसंट्रेशन था, जहां पे हमने स्प्रे किया था, और वो वहां से मूव करके कमरे के हर एक कोने तक पहुंच गए हैं, मतलब वो लोअर कंसंट्रेशन तक पहुंच गए हैं। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, अगरबत्ती जब एक कोने में जलाते हैं तो अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है ना, क्योंकि अगरबत्ती के जहाँ पे स्मोक ज़्यादा होती है तो स्मोक में जहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं वहाँ हायर कंसंट्रेशन होता है, और वहाँ पे भी वही होता है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उनके पार्टिकल्स मूव करते हैं। वेरी गुड। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन सो एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली। सुनना, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन सो एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली, ताकि वो यूनिफॉर्मली सब जगह स्प्रेड हो जाए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ताकि जो बैलेंस है दोनों में मेंटेन हो जाए और ऐसा कोई जोन ना रहे कि हायर है लोअर है, सब जोन बराबर हो जाए। तो उसी को कहते हैं स्प्रेड यूनिफॉर्मली, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। और सॉलिड्स में सबसे कम डिफ्यूजन देखने को मिलता है
बहुत रेयर केस होता है कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन हमें किस में देखने को मिलता है? गैसेस में देखने को मिलता है। सबसे हायर रेट जो होता है वो गैसेस का होता है, और उसके बाद लिक्विड एंड देन सॉलिड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो गैस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में सबसे कम। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हो गए उनको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूँगा विद आंसर। मैं कोशिश करूँगा कि बोर्ड पे सारे आंसर्स आपको लिख के दिखा दूँ, और आपको आंसर्स ऐसे आंसर्स देंगे कि आप उनको इजीली लर्न कर पाओ, ठीक है, और समझ पाओ। ठीक है, और मैं आपको सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो आपका सिर्फ थ्योरेटिकल वीडियो था विद एक्सप्लेनेशन एंड विद सम नोट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।